स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट टर्म्स पे हम लोगों ने अपना सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है, रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे होती है, किन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है, किन में नहीं होती, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। उसकी कंडीशंस देखी थी। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे सिर्फ लिख के कि इनको आप देख लीजिए। अगर ये चारों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो कंपाउंड 100% एरोमेटिक होगा, और 4 में कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर मिस होती है तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसा बताया था। 4 कंडीशन जो थी वो क्या थी? पहली कंडीशन थी कि प्लेनर होगा, दूसरी कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, तीसरा था कि सारे हमारा जो कार्बन है, मतलब पूरे सिस्टम में जितने भी हमारे एटम प्रेजेंट है कार्बन के, वो कैसे होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए हेटेरो एटम मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इस तरह की चीजें प्रेजेंट है तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। और चौथी और लास्ट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब 4 या 4 के मल्टीपल में नहीं, उसके अलावा जैसे 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, इस तरह अगर किसी में भी पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो वो एरोमेटिक होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा, एरोमेटिक जो वो हमने पढ़ा वो पूरा सेपरेट है। आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल ही अलग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, नाम से ही पता चलेगा। हाइड्रोजन के साथ बनने वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो क्या यहाँ पे सर ये हमारा कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो हम कहेंगे नहीं, ये सारी चीजें तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। ये हमारा क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। मान लीजिए ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। वो आके यहाँ पे चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से sp3 CH4 की फॉर्मेशन कर देता है। जब ये बनता है, इसके बाद अपना ओरिएंटेशन ले लेती हैं ऑर्बिटल। 109 डिग्री 28 मिनट इनका बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में। क्यों होता है? रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अगर पूरे लेक्चर को शॉर्ट में समझिए तो बस इतना समझ लीजिए कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, अगर उनसे लिंक कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से? जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है? है, लेकिन उसका साइज बड़ा है। आज अभी देखेंगे कि कंडीशन होती है उनमें क्या है जो आपको पढ़नी है। वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते दिखेंगे और जिनका इंपैक्टफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ये याद रखिएगा, इंपैक्टफुल मतलब एक जेन्युइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? ये ऑक्सीजन है, यहां पे कोई R ग्रुप है, इसके साथ यहां H लगा, ये क्या है? अल्कोहल है। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पता है? अगर पता है तो आप यहां पे समझ जाएंगे क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इट्स शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन। इस R ग्रुप में यहां पे 2 बॉन्ड, तो ये बनते तो सेंटर पे हैं, लेकिन ये कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो होना तो ऐसा चाहिए। R वाले ग्रुप की तो हमको बात ही नहीं करनी कहां पे इलेक्ट्रॉन है कि कहां नहीं है, बट वैसे भी होगा कहां? टुवर्ड्स ऑक्सीजन ही होगा। लेकिन बात हमें करनी है इन टेक्स्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां इस तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर डेल निगेटिव, इधर डेल पॉजिटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, दैट मींस उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यहां पे देख रहे हो ऑक्सीजन की लगभग 3 के आसपास होती है, जब 3 से ज्यादा ही होती, 3.5 के आसपास, 3.5
3.5 के आसपास, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1 होती है, कितनी 2.1, और इसकी क्या है 3.5। सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे 3.1 की पावर लगा के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है और इसकी खींचने की पावर 2.1 है। तो बताइए जो हमारे बीच में इलेक्ट्रॉन थे वो किधर जाएंगे? मुझे इधर कोई खींच रहा है 2.1 पावर लगा के और इधर खींच रहा है 3.5 की पावर से, तो मैं किधर जाऊंगा? सिंपल सी चीज है, इधर मूव कर जाऊंगा ज्यादा सा। क्यों? क्योंकि इधर हमारा 3.5 की पावर लगा रहा है। दैट मींस जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएंगे? टुवर्ड्स ऑक्सीजन और अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, जब आप NaCl पढ़ते हो तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो निगेटिव होता है। उसी तरह से ये यहां पे आ गया है ऑक्सीजन की तरफ, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव आएगा। यहां पे हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं, जैसे सोडियम से दूर चला जाता है तो पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन याद रखिएगा वहां पे कंप्लीट आयन होता है, कंप्लीट चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव है। NaCl के केस में जब देखते हो तो यहां पे आपको कंप्लीट Na प्लस Cl माइनस कंप्लीट दिखता है, लेकिन यहां डेल्टा क्यों लिखा है? डेल्टा इसलिए लिखा है, डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, और पार्शियल होने का मतलब है कि 100% ट्रांसफर नहीं हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अभी भी बना है, उनके बीच में अभी भी शेयरिंग है, बस उस शेयरिंग पे ऑक्सीजन का अधिकार ज्यादा हो गया है। 50-50% की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उन शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन का 70 to 75 या 80% आप मान लीजिए उसका उस पे ओनरशिप होती है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन क्या 100% आया? मैं कहूंगा नहीं आया, इसलिए यहां पे कंप्लीट प्योर पॉजिटिव नहीं दिखाते हो या निगेटिव नहीं दिखाते हो, पार्शियल में दिखाते हो। जैसे ही ये केस बन गया, कौन सा? ये वाला, जहां पे पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म दिख रही है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही यहां पे आपको देखने को मिला ये OH है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव। अब आपको पता है सिस्टम में खाली एक ही अल्कोहल का तो मॉलिक्यूल होगा नहीं, और भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे। कोई एक बॉक्स है, एक बॉटल है, उसमें एक ड्रॉप डालोगे तो भी उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो कोई एक पार्टिकल थोड़ी आप लोगे अल्कोहल का। इसी तरह बहुत सारे और भी हमारे अल्कोहल के पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल इन द सेंस कंपाउंड होगा, ठीक है। ये रहा, कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, इस तरह लाखों करोड़ों वहां पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा? आप जितने भी यहां पे ऑक्सीजन है वो सारे डेल निगेटिव चार्ज कैरी करेंगे और हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, जितने भी हैं सब में यही चीज, सब में यही फेनोमेना लग रही होगी जो पहले वाले केस में हमने देखा। चलिए अब होगा क्या? आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयंस के बीच में, चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव है, तो आप बताइए पॉजिटिव किसके पास जाएगा? निगेटिव के पास जाएगा। दैट मींस ये वाला जो है यहां से इसकी बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, निगेटिव, तो डेल पॉजिटिव और निगेटिव की बॉन्ड बनते दिखेगी। सिमिलरली यहां पे जो हाइड्रोजन है, इसी तरह किसी ऑक्सीजन से इधर इसकी लिंकिंग होगी, ये ऑक्सीजन भी कहीं और भी लिंक कर रहा होगा और ये हाइड्रोजन कहीं और लिंक कर रहा होगा। ऐसे ही करके पूरा चेन बनता जाता है, सिस्टम बनता जाता है, और उसके बाद अल्कोहल हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे अमीन हो, जिनमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होगा, वहां पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और उस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स के और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से ही ये जो बॉन्ड टाइप का बनेगा, पार्शियल बॉन्ड, वीक बॉन्ड बनेगा, इसी को आप नाम दे देते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के वजह से या हाइड्रोजन में ही बॉन्डिंग हो रही, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा, इसी बिहाफ पे ही, इसी पैटर्न पे कोई भी मॉलिक्यूल हो, सारे इसी पे बिहाफ, मतलब इसी के, ये जो हमने बताया एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसी के बिहाफ पे चाहे आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने जाओ, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने जाओ, सब इसी के अंदर
बताएगा। देखिए डेफिनेशन में क्या बताया गया, व्हेनेवर ए मॉलिक्यूल कंटेन ए हाइड्रोजन एटम लिंक्ड विद ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FON, ठीक है, FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दिस एटम अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मोर एंड दिस एंड ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम स्लाइटली नेगेटिव। जैसे अगर बात करिए HF का केस है तो कह रहे हैं कि जो ये हेट्रो एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेते हैं, तो ये वाला एंड कैसा बन जाएगा, डेल नेगेटिव बन जाएगा, वाइल द अदर एंड जो कि हाइड्रोजन वाला है बिकम स्लाइटली पॉजिटिव। ये तो अभी जस्ट बता दिया था, ये बन गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, द नेगेटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दैट मींस एक ये HF है दूसरा ये HF है, तो इसमें भी वही चीज हुई होगी, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ऐसे ही बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिजल्ट इन द, ये रहा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अ वीक बॉन्ड इज फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वीक बॉन्ड फॉर्म होता है और उसी वीक बॉन्ड को आप नाम दे देते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इतना आपको लिखना चाहिए। साथ ही साथ में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन। याद रखिएगा जब भी हम बात कर रहे हैं, यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पे हमने H और F के बीच में कैसी लाइन बनाई है, H और F के बीच में हमने एक प्योर लाइन बनाई है, कोई भी उसमें डॉट नहीं बनाया है। लेकिन ये हमने कैसे बनाई, डॉट डॉट मतलब ऐसे कर्सिव करके बनाई है। दैट मींस यहां पे अगर आप दिखाना चाहोगे तो ये रहा HF, यहां पे HF और ये HF, ठीक है। अब ये तो प्योर वाले हो गए, लेकिन इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको डॉट डॉट दिखाते हैं। डॉट डॉट क्यों दिखाते हैं इसका भी रीजन है, बता देता हूं। देखिए ये वाला हटा देते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप। ये हो गया डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। ये वीक बॉन्ड है या बहुत ही ज्यादा वीक बॉन्ड है, जब पढ़ेंगे अभी कोवेलेंट बॉन्ड इसके लगभग 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। कितना, नियरली 10 टाइम्स बोल सकते हो। अभी आप एनर्जी पढ़ाऊंगा, एनर्जी से दिखाऊंगा कि कैसे प्रूफ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स से कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लगभग, हमेशा नहीं, लगभग 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस तरह की ब्रिजिंग टाइप को आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पे होगा 10 एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे तो डायरेक्टली देखिए क्या है, यहां तो कोवेलेंट बॉन्ड से ये वाला हाइड्रोजन, अगर इसकी बात कर लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो इस वाले हाइड्रोजन के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वाला तो हाइड्रोजन ऑलरेडी फंसा हुआ था, दैट मींस कोवेलेंट बॉन्ड से था, और दूसरा वाला किससे आ गया, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फ्लोरीन अटैच हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक हाइड्रोजन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंडेड हो जाते हैं। उसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ब्रिज बोल देंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ब्रिज बोल देंगे, क्योंकि एक एट एनी इंस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जो कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक है वो तो लिंक ही है, साथ ही साथ में लेस मतलब दूसरे वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक हो गया, तो एक ब्रिजिंग का काम कर रहा है। ये स्पीसीज आपके सामने बनी हुई है। चलिए बात करते हैं कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशन कुछ नहीं, जो अभी बताई कि कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उससे लिंक्ड, डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज छोटा होना चाहिए। साइज ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है लेकिन साइज बहुत बड़ा हो गया, उसमें से ये दो कंडीशन की। एक तो पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और उससे हाइड्रोजन लिंक होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी जो साइज छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को सिर्फ पीरियोडिक टेबल के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि फॉलो करते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही 3 ऐसे हैं जो कि दोनों की दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं बताइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, हाईली, हम कहेंगे हैं। दूसरी कंडीशन है कि ये स्मॉल होने चाहिए, तो बताइए क्या है, ये सेकंड पीरियड से है। सेकंड पीरियड वालों का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। इसीलिए जब भी हम बात करने जाएंगे कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो याद रखिएगा 3 के अलावा
चौथा एलिमेंट पढ़ते नहीं हैं। कौन कौन से? हम लोग हाइड्रोजन का पढ़ते हैं, सॉरी हाइड्रोजन का तो पढ़ते ही हैं। कौन कौन से हेटेरो एटम पढ़ते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बस यही तीन है। अब उन्हीं की पोजीशन अल्कोहल में चले जाओगे तो क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने चले जाओगे तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अमीन पढ़ने चले जाओगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। HF का केस ले लोगे तो उसमें फ्लोरीन होगा। लेकिन घूम फिर के एलिमेंट तीन ही मिलेंगे जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। एक तो नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट होंगे। चलिए वही कंडीशन यहां लिखिए, वही कंडीशन यहां लिख दिया है। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड टू ए हाइड्रोजन एटम। दूसरी है द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। अगर इसको देखोगे तो इसको फॉलो करते पूरी पीरियोडिक टेबल में तीन ही एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, सॉरी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एंड दे कैन बी फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनका साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। वाइल क्लोरीन की बात आती है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यूजुअली नाइट्रोजन के बराबर होती है, लगभग 3 के आसपास ही होती है, लगभग नियर अबाउट 3 के आसपास है। और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन तो ये पास हो गया, लेकिन दूसरी कंडीशन में ये फेल हो जाएगा कि जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो स्मॉल होना चाहिए। क्लोरीन कहां से है? क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3p5, और 3p5 वाले जो हैं 2p वाले, दैट मींस सेकंड पीरियड वालों से बड़े होते हैं साइज में। दैट मींस ये कंडीशन इसका साइज की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। वाइल इन केस, मतलब देखने को भी मिलेगी, नेग्लेजिबल है, उसका कोई मतलब नहीं है। वाइल इन केस ऑफ HF आपको एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होगी वो 40 किलो जूल पर मोल होती है। वो अच्छी खासी होती है, मतलब बहुत मोर देन सफिशिएंट होती है। ये याद रखिएगा, ये कंडीशंस थी। साथ में आता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ कैसी होती है? अगर आपने पढ़ा होगा, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली हर बार मैं आपको बताता हूं, बॉन्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, दूसरी है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? ऑलवेज, नाम से ही पता चल रहा है, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगते हैं। उसकी वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। और वहां पे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस अगर H+ है, मान लीजिए कहीं पे Na है और एक Cl है, तो Na ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl ने पूरा का पूरा ले लिया। वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और उनकी वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, या उनसे बनने वाले पहले चार्ज बनेंगे, जैसे सोडियम का पॉजिटिव और क्लोरीन का निगेटिव, उन पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, उनसे बनने वाले बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होंगे। वाइल इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि कहीं भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही हो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का और एक इसका हो, या एक इसका हो और ये वाला वैकेंट हो, या एक यहां पे ये दोनों दे दे और ये खाली रहे। बहुत टाइप तो बहुत हो सकते हैं कि दोनों इक्वल इक्वल कर रहे हैं तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट मींस क्लासिकल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। एक डोनेट कर रहा है, दूसरा दे ही नहीं रहा है पार्टिसिपेशन में कोई रोल, तो इस तरह के क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे, दैट मींस ये भी तो है कोवेलेंट बॉन्ड ही। लेकिन एक तो 2 दे रहा है और ये बिल्कुल नहीं दे रहा, मतलब इसको जो देना चाहिए उसकी कमी ये पूरा कर रहा है। तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भर भर के पढ़ते रहते हैं। तो कुछ भी हो, नाम चेंज हो रहा है, लेकिन आगे सबके क्या लग रहा है? चाहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन नाम आगे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट, लेकिन आगे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? क्लासिकल, आगे नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। रीजन क्या है? बिकॉज दीज ऑल आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग से कोई भी बॉन्ड कभी भी बनेगा तो वो हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट होगा, या उसी का ही टाइप होगा। नाम बदल सकता है लेकिन ओरिजिनेशन उसकी नहीं बदल सकती, दैट मींस वो कोवेलेंट का ही टाइप होगा। ये याद रखिएगा। अब याद रखिएगा वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हम लोगों ने इसी जीओसी में काफी सारा डिस्कस किया है। वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ रिपल्सन और वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन में क्या
डिफरेंस है ये मैंने बताया था कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर किसी ने बोला है तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि अट्रैक्शन हो सकता है वहां पे रिपल्सन की ही बात हो। दैट मींस वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जो होती हैं वहां पे वो दो टाइप की हो सकती हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्सन, दो टाइप की हैं। ठीक है, इंटरेक्शन का ये कहने का मतलब नहीं होता है कि हमेशा अट्रैक्शन ही होगा। एग्जांपल भी दिया था, अगर किसी स्ट्रेंजर पर्सन से आप मिलते हैं, अननोन पीपल से आप मिलते हैं, अगर उससे कुछ बात हुई, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती तो दोस्ती हो सकती है, और अगर मान लीजिए कुछ बहस वगैरह हो गई तो वहां पे लड़ाई भी हो सकती है। तो मिलना जो हुआ वो आपका इंटरैक्शन हुआ उसके साथ, उससे आप इंटरैक्शन कैसे कर रहे हैं और उसके बाद जो रिजल्ट निकल रहा है, अगर वहां पे दोस्ती हो गई दैट मींस अट्रैक्शन हो रहा है। अगर मान लो वहां पे लड़ाई झगड़ा आपका उससे हो गया तो वो आपका रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है वो दो टाइप के, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसी तरीके से ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। याद रखिएगा जब हम वंडरवॉल फोर्स ऑफ, अभी हमने NaCl में पढ़ लिया आयनिक के लिए कि ये आयनिक का है। अगर आप CH4 में जाते हो तो यहां पे ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनने वाले बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते थे, याद करिए, H2 मॉलिक्यूल है और ये दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, जो कंप्लीट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, इनके बीच में जो सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में लगता था, जिसकी वजह से क्लोज कांटेक्ट में आते थे, और इनके क्लोज कांटेक्ट आने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, उसको कहते थे वंडर वॉल फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ऊपर जो सरफेस पे लग रहा है उसकी वजह से जो अट्रैक्शन होगा, दुनिया में कहीं भी अट्रैक्शन होगा, यूनिवर्स में कहीं भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और किसी भी सिस्टम से कभी भी एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। ये सब होता क्यों है, ये NaCl बन रहा है, ये CH4 बन रहा है, ये H2H2 पास में आ रहा है, क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए। दैट मींस वो स्टेबल होना चाहता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसीलिए ले रहा है। यहां पे हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, कार्बन अपना भी ऑक्टेट शेयरिंग से करे, कैसे भी करे, मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, नोबल गैस बनना चाहता है। नोबल गैस क्यों बनना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल होती है, किसी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको 4 रोटी और कुछ दाल सब्जी जो आपको खाना पीना है, मतलब वो आप सब कुछ मिल जाए, तो क्या आप, मतलब आपको एक जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि आपको कुछ कपड़े खरीदने, जूते खरीदने हैं, मोबाइल खरीदना, जो भी चाहिए वो आपके कुछ भी आपको कहीं से मिल रहा हो, तो क्या फिर आप कहीं पे कभी जॉब करना जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। उसी तरीके से क्या है, जब यहां पे CH4 जब मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया तो दूसरों से रिएक्शन करने नहीं जाते हैं। NaCl स्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इसको चाहिए वो पहले ही मिल गया, इसीलिए रिएक्शन नहीं करता है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती। वही सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, ओवरऑल कभी भी बॉन्डिंग हो, पूरी केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, ड्यू टू गेन ऑफ स्टेबिलिटी सब स्टेबल होना चाहते हैं। यहां पे हाइड्रोजन की बात करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो आयनिक बॉन्डिंग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करोगे। फिर आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होते हैं वंडरवॉल बॉन्ड। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाले जो बॉन्ड है। जब हमने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्लास ली थी, 3-4 क्लासें ली थी, उसमें बताया था वेरी वेरी वीक, एक वर्ड यूज किया था, एक होता है वीक, एक होता है वेरी वेरी वीक। ये जो अट्रैक्शन होता है वेरी वेरी वीक अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, आयनिक से कम बनते हैं। याद रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानते हैं, लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा। आयनिक वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, देन कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, उसके बाद आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और सबसे पुअर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। दैट मींस वंडरवॉल की वजह से जितनी भी अट्रैक्शंस होंगी, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे मिनिमम होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कब करेगा, जब आयनिक बॉन्ड बन रहे होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे सिस्टम की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो गई तो सिस्टम स्टेबल हो गया। यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड करोगे तो ये भी बहुत ठीक ठाक एनर्जी निकालता है, लगभग 200 से 400 किलो जूल पर मोल के अराउंड निकालता है एनर्जी, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए CH बॉन्ड बना, उसने 200 निकाली, अब CC बॉन्ड बना, हो सकता है 300 निकाले, लेकिन ये रेंज है कोवेलेंट बॉन्ड की लगभग, जिसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड लाई करते हैं 200 से 400 की। लेकिन अगर बात करोगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आपके वंडरवॉल के इन बिटवीन रखते हैं। अगर वंडरवॉल मान लीजिए, वंडरवॉल जो है 10 एनर्जी रिलीज कर रहा है, और कोवेलेंट वालों को
आपको मैंने बताया 200 से 400 के अराउंड करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां लाई कर रहा होगा? इनके बीच में, जो कि होता है 10 से 40 या 20 से 40 बोल लो। ये देखिए, मतलब एक 200 या 300, एक रफ फिगर लिख लेते हैं सीधा। कोवेलेंट के लिए लिख दिया 400, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए लिख दिया है सीधा 30, और हमने वॉन्डर वॉल के लिख लिया 10। तो ना ही 400 है ना ही 10 है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वेरी वेरी वीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वेरी वेरी वीक के बीच में क्या आएगा? वीक वाला आ जाएगा। दैट इज वाई हाइड्रोजन बॉन्ड को आप वीक बॉन्ड कहते हो। एनर्जी का पैरामीटर बता दिया। एनर्जी की कंपैरिजन में आप देख सकते हो, मैंने यहां लिखा भी हुआ है, क्योंकि जो वो कोवेलेंट बॉन्ड वेरी करते हैं 209 से 418 किलो जूल पर मोल के बीच में वेरी करते हैं। वाइल इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से कहां तक? 12.6 से लेके 41.8 तक, या रफली आप बोल सकते हो 10 से लेके 40 के किलो जूल की एनर्जी ही खाली रिलीज करते हैं। अगर एनर्जी मैंने कम रिलीज की तो मेरे पास ज्यादा रहेगी, मेरे पास ज्यादा रहेगी तो मैं अनस्टेबल रहूंगा, मतलब दौड़ता भागता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, काम करता रहूंगा। लेकिन जब मैं शाम को बहुत ज्यादा थक जाता हूं, रात हो जाती है ना, तो क्या होता है? आप बेड पे चले जाते हो, सो जाते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप पूरी आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। जितना भी आपका काम करना था, सारी चीजें थी, वो आप दिन में कर चुके हो, एनर्जी रिलीज कर चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो आप रात में सो जाते हैं। वही चीज है कि ये एनर्जी कम रिलीज करता है, दैट मींस ये वीक बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज किए उतना ही सिस्टम में एनर्जी कम बची, मतलब सिस्टम स्टेबल हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इससे कम स्टेबिलिटी आती है। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, उससे सिस्टम की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और अगर वॉन्डर वॉल की बात करोगे तो वो हाइड्रोजन से पुअर बॉन्ड होता है। ये याद रखिएगा। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड अपॉन द अट्रैक्शन ऑफ द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड हेंस ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। मैं हर बार कहता हूं, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी कभी भी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। आपको पता है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का क्या है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के आसपास होती है, ऑक्सीजन की जो होती है वो 3.5 के आसपास होती है, और नाइट्रोजन की जो है वो 3 के अराउंड होती है। ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, यहां पे हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पीछे सीख क्या है कि जो जितना अपनी तरफ खींचेगा उसके पास उतना निगेटिव होगा। अब हाइड्रोजन से मान लीजिए HF का केस है, ये रहा, यहां पे जो बॉन्ड था ये एकदम अपने पास ले आया, ये ऑक्सीजन थोड़ा अपने पास लाया, नाइट्रोजन का लगभग बीच में ही रहा, तो ये एकदम अपने पास ले आया। दैट मींस इसके पास जो निगेटिव चार्ज आएगा ना, वो बहुत ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। ऑक्सीजन में थोड़ा कम होगा, नाइट्रोजन में तो इन तीनों में से सबसे कम नाइट्रोजन के ही पास होगा। तो क्या होगा इससे? अब इसके पास बनने वाला डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव जो है, ये कैसे है? हाई है। ये वाले कैसे हैं? ये लो हैं, ये लो हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? दूसरा मॉलिक्यूल भी यहां HF होगा। जितना डेल्टा निगेटिव बन रहा है हाई, तो डेल्टा पॉजिटिव भी तो हाई होगा, और डेल्टा पॉजिटिव हाई होगा तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड हाई स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक पॉजिटिव Na है और यहां पे मान लीजिए Cl था, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर मैग्नीशियम है, दो पॉजिटिव, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि दो चार्ज हैं। पहले एक बॉन्ड बन रहा है, फिर दूसरा बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड तो हमेशा ज्यादा स्टेबल होते, पता है। उसी तरीके से यहां पे चार्ज बन रहा है, चार्ज ज्यादा होगा तो दूसरे वाले पे भी चार्ज ज्यादा होगा, तो चार्ज दोनों के ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हर बार बोलता हूं, अट्रैक्शन यूनिवर्स में कहीं भी एनर्जी रिलीज होगी। यहां ज्यादा हो रहा है HF के केस में, तो एनर्जी रिलीज होगी, कितनी होगी? ज्यादा होगी। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? वो होगी आपकी 41.8 किलो जूल पर मोल। इससे यह प्रूफ होता है कि जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। या ये भी कह सकते हो, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये डेटा भी प्रूफ कर रहा है यहां से कि HF वाले में 41.8 देखने को मिलती है, वाइल इन केस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखने जाते हो तो 29.3, और नाइट्रोजन के केस में 12.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही रिलीज होती। क्यों? क्योंकि उसके पास चार्ज ही नाइट्रोजन के पास कम बना। अगर
नाइट्रोजन पे कम बना तो हाइड्रोजन पे भी उतना ही बनेगा, अपोजिट ही बनते हैं। निगेटिव जितना रहेगा अपोजिट का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर, वैल्यू। अगर मान लीजिए ये HF है, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए डेल्टा निगेटिव बना है 10 बना, तो ये डेल्टा पॉजिटिव जो होगा ना वो भी 10 ही होगा। खाली चेंज क्या हुआ है उसका, वहां पे जो चार्ज है ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है। ये याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे वर्क करती है ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पूरा दिखा दिया है यही चीज एक्सटेंड की गई है टाइप में। टाइप कितने होते हैं? 2 तरह के। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर। ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग ही नहीं समझ में आएगी। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। डिफरेंस कहां है? बस इस एक लेटर में। 2 लेटर का मतलब एक में ER है, दूसरे में RA है। इंटर और इंट्रा और सारी चीजें सेम हैं। अगर मैं समझा दूं इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है, जब भी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो, एक ही खुद का मॉलिक्यूल हो, जैसे मान लीजिए वाटर है, या यहां पे लिख लीजिए ये हमारा H2O है, ठीक है, ये H2O है, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल ये है। अब होगा क्या? आपको पता है कि ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दैट मींस इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस वाले भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, बट मैं एक दिखाना चाहता हूं। अब देखिए यहां क्या है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आसपास आए तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे ही आप इसके बीच में दिखाओगे डॉटेड लाइन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा? यहां पे हम बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की यहां पे फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, बिल्कुल हो गई है। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं जिसको आप बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। फेनॉल तो ये है, ऑर्थो नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप, ठीक है, ये रहा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहां निगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें। ये लीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस यहां पे आपको ऑक्सीजन की जगह ये हाइड्रोजन, इसको एक्सपेंड करिए, अब फिर से वही होगा। यहां पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब क्यों देखने को मिलेगा? आपको पता है ये डेल्टा निगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन खींच ले तो डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे डेल्टा निगेटिव देखने को मिलेगा। ये हो गया। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला? ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, ये वाटर का एग्जांपल। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है इंटर और इंट्रा का डिफरेंस समझिए। देखिए, जब बात होती है इंट्रामॉलिक्यूलर तो उसका मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, उसी के अंदर की चीज जो है उसे इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। अगर मैं खड़ा हूं, वॉच है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर चीज हो गई, ठीक है। अगर मेरा जो बैग है, मेरा जो खुद का ही बैग है होता है, जो कैरी बैग होता है, तो उसको अगर मैं बैग अपना जो एयर बैग है टांग लिया हूं, तो वो क्या है? एक तरह से है मेरा ही, लेकिन बगल से रखा हुआ है, उसको उठा के मैंने टांगा हुआ है, तो वो मेरा ही पार्ट है। या मान लीजिए इसी का ही पार्ट है, मान लीजिए वॉच को भी अगर उतार के ही रख देता हूं तो वो भी मेरी ही चीज है, लेकिन उसके और मेरे बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सेम क्या है? जब 2 अलग अलग चीजें हैं, अगर मान लीजिए ऐसे समझिए, एक ये वाटर है और एक ये वाटर है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है और एक ये पूरा मॉलिक्यूल है, दोनों हैं सेम, दोनों हैं एक ही चीज, लेकिन इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो उसे आप बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर। और जब एक ही मॉलिक्यूल हो और उसमें ही अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाए, ये रहा NO2 और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाए, तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। याद करिए, इससे पहले भी बायोलॉजी के अगर आप लोगों को कोई स्टूडेंट रहा हो या 12th या 9th जब भी पढ़ी हो, तब वहां पे कई सारे इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, ये कि मतलब सेल के अंदर की अगर आप संरचना देखने जाते हैं या कुछ देखने जाते हो तो उसे इंट्रा बोलते हो, कि एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, और 2 सेल के बीच में क्या खेल हो रहा है उसे इंटरसेलुलर बोलते हो। इसे क्या बोलते हो? इंट्रासेलुलर, ठीक है। मतलब एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक सेल की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे बोलते थे इंट्रासेलुलर। वही चीज है जब 2 सेल्स के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या चीजें प्रेजेंट है, उसे कहते थे इंटरसेलुलर। मटेरियल होते थे बहुत सारी, वहां नहीं बता रहा हूं, बस ये समझिए इंट्रा और इंटर का मतलब है। तो शायद ये अब आप समझ गए होंगे कि इंटर का मतलब है किन्हीं 2 स्पीसीज के इन बिटवीन, इंटर मॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे लिखते हैं? H बॉन्ड,
ठीक है, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। सिमिलरली ये भी हमारा बस यहां पे इंटर की जगह इंट्रा हो जाएगा। ये लीजिए, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। ये एक एग्जांपल नहीं, 20 एग्जांपल मिलते जाएंगे, बस आपको यहां से समझना था। ये दो चीजें हैं, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए सेम और डिफरेंट कंपाउंड। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये वाटर था, ये वाटर है, तो वाटर का वाटर के ही साथ हुआ। वाटर का एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो हो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के, लेकिन है तो सेम चीजें ना। लेकिन एक ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर होगी, लेकिन एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा HF हो जाए, दूसरा HF हो जाए, तो दो मॉलिक्यूल के इन बिटवीन खेल हो रहा, तो नाम क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। और यहां पे क्या देखने को मिलेगी? यहां भी हाइड्रोजन, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल हो वो सेम हो सकता हो दूसरा हो, लेकिन जरूरी क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर होगा। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल है, H2O है, उसी में हो जाता मान लीजिए, तो कैसा होता? वो इंट्रामॉलिक्यूलर होता। जैसे अभी ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का एग्जांपल देखा, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल है, अपने में ही उसने वो कर लिया है, तो ये आपको देखने को मिलता है। यहां पे एग्जांपल क्या है? HF का है, तो आपके दिमाग में ही आ रहा है सिंपल सी चीज, जैसे वाटर का दिखाया है, जैसे वाटर का दिखाया, यहां पे HF का पहले भी बना दिया था, फिर से वही ऐसे डायग्राम बना सकते हो रफली। ये रहा HF का, ठीक है। आपको पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो डेल्टा निगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और इनके बीच में डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और कौन सी वाली हो रही है? इंट्रामॉलिक्यूलर हो रही है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हो। साथ में अगर वाटर का एग्जांपल देखते हो तो वही बिल्कुल डिट्टो सेम चीज आ गई है। इसको तो बता ही चुका हूं, इसमें क्या ही बार बार बताना है। ये हमारा ये रहा, ठीक है। ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये भी डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव, और यहां डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल निगेटिव, डेल निगेटिव, सॉरी डेल पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद इसके बीच में इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉट 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 से दिखा सकते हो, यहां पे ये दिखा सकते हो, सिमिलरली यहां पे भी दिखा सकते हो, और ये आगे एंड सो ऑन, ठीक है। लीनियर चेन में देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, लेकिन उनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है तो उन्हें क्या बोलते हो? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को कहते हैं। और जो हमारी हमने अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, और साइज भी छोटा होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, डेल्टा निगेटिव आता है, दूसरे एंड में पॉजिटिव है, मतलब H है, वो डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल का निगेटिव बॉन्ड बनाएगा, इस वाले का निगेटिव और दूसरे वाले का पॉजिटिव भी बॉन्ड बनाएगा। दैट मींस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अब बात आती है अमोनिया की। अमोनिया में क्या होता है? एक N होता है, ये रहा, H होता है, H होता है और H होता है। सिमिलरली दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल लोगे तो वहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब आपको पता है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाँ फ्लोरीन से कम है, ऑक्सीजन से भी कम है, लेकिन हाइड्रोजन से तो इसकी बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन की होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, मतलब हाइड्रोजन की तो 2.1 होती है, तो कार्बन की होती है 2.55, और यहां पे हाइड्रोजन है, इसकी वजह से आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन की होती है 2.1, लिख लीजिए, नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 2.55, और उसके बाद फ्लोरीन की होती है 4, और ऑक्सीजन की होती है 3.5, ठीक है। क्लोरीन की भी लगभग 3 के आसपास होती है, नियर अबाउट ये सारी वैल्यूज हैं। जैसे फ्लोरीन की है, क्या एग्जैक्ट 4 होती है? नहीं, एग्जैक्ट 4 नहीं होती है, कम ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग वो बात करते हैं जो रफली लेके चलते हैं, यूज करते रहते हैं, ठीक है। ये रहा, ये आपको डेटा दिया गया है। अब इसके बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको?
यहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, किसके बीच में, इनके बीच में, ठीक है। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल है, किसी आगे से करेगा, और यहीं पे अगर आप दूसरा बनाना चाहें अमोनिया, ठीक है, अब यहां पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और कैसी है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, दैट्स व्हाई ये इंटरमॉलिक्यूलर होती है। अब अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला ही एग्जांपल मैंने अल्कोहल का ही लिया था। ये रहा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल आर ओ एच आर आर ओ एच आर ओ एच। चलिए आपको बताना है कि चार्ज क्या होगा, डेल्टा निगेटिव होगा हर ऑक्सीजन पे, और उसी के काउंटर पार्ट प्रोटॉन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, और इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रहा एक इसके बीच में लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये ऑक्सीजन है तो यहां से तो दूर हो गया, ये रहा, ऐसे ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी किधर से बॉन्ड बना रहा होगा, ये हाइड्रोजन इस साइड से बना रहा होगा और ये वाला हाइड्रोजन इस साइड से, मतलब ऐसे ही पूरा आपको चेन में पूरा इंटरमॉलिक्यूलर एक बढ़िया जैसे होता नहीं क्रॉस लिंक्ड पूरा होता है, एक बढ़िया बाउंड बना है, एक तो सिंपल चेन में बन रहा हो और एक बढ़िया क्रॉस लिंक्ड हो एकदम। जाल देखिए जिसमें जैसे आप देखते हो बहुत सारे मछली उछली पकड़ते हो, कुछ नेट होती है, उसको देख लो एकदम कितने सारे बॉन्ड उसमें, मतलब एकदम उलझी सी हुई होती ना, उस तरह की आपको एकदम से गुत्थी टाइप की देखने को मिलेगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस है, अल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। एक इंपॉर्टेंट चीज कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सिर्फ ये आर हो गया, यहां पे आपका आर, ये सी, डबल बॉन्ड ओ, और यहां ओ एच, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, ओ, ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ और आर। तो एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, डेल्टा निगेटिव है, ये तो आपको पता ही, यहां भी डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। इसके बीच में फिर से वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है अमोनिया, अल्कोहल और दूसरे किसी भी मॉलिक्यूल्स से, वो सिर्फ आपके सामने ही लिखा, अगर आप गेस कर लिया हो कि वहां पे आपको कौन सी फॉर्म मिलती हैं, वहां पे आपको पॉलीमेरिक फॉर्म्स मिलती हैं, वाइल इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको डाइमर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डाइमर देखने को मिलता है। इससे पहले ये जैसे है, देखिए मैंने क्रॉस लिंक आगे बढ़ाया, इधर बढ़ाया, इधर बढ़ाया, तो ये कैसा देखने को मिलेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। पॉलीमेरिक हाइड्रोकार्बन में मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो पॉलीमेरिक टाइप की होगी, लेकिन इसमें डायमेरिक होगी, इसीलिए बोला है HFO, चाहे H2O हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे अल्कोहल हो, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉजेज एसोसिएशन ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल, बट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज लिमिटेड ओनली टू ए 2 मॉलिक्यूल। और इसे ही क्या बोलते हो आप, इसे बोलते हो डाइमर, डाइमर, ठीक है। डाइमर इसको बोलते हो, जैसे मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, ऐसे करके पॉलीमर होता है। ये सारी चीजें देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आज पढ़ रहे थे एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक ही मॉलिक्यूल और उसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।